हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज की जो क्लास है उसका नाम है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। सर्वप्रथम इस टॉपिक में देखते हैं उपनिवेशवाद को। तो याद रखिएगा उपनिवेशवाद होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए अपना देश इंडिया है और इंडिया के बाहर राष्ट्रीयता का जो विस्तार होता है, इंडिया के बाहर राष्ट्रीयता का जो विस्तार होता है, इसी को हम उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। रजनी पाम दत्त के द्वारा इसी उपनिवेशवाद को उन्होंने इंडिया टुडे नामक किताब में 3 भागों में व्यक्त किया है, जिसको हम 3 नामों से जानते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 तक चलता है, यह पहला चरण था। जो द्वितीय जो पूंजीवाद है वह 1813 से 1858 तक देखने को मिलता है, और तीसरा पूंजीवाद है वित्तीय पूंजीवाद जो 1858 से 1947 तक चलता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जो वाणिज्यिक पूंजीवाद था इसके 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था कि व्यापार पर एकाधिकार करना, प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना। यानी कि जो अंग्रेज थे वह ये चाहते थे कि हमारे अलावा भारत से कोई दूसरा व्यापार ना करे, और जो भी अगर व्यापार करने आएगा तो उसे हम समाप्त कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जबकि उनका उद्देश्य ये भी था कि जब वह भारत में किसी वस्तु को खरीदेंगे तो वह कम में खरीदेंगे, जबकि किसी भी अन्य देश में बेचेंगे तो यह अधिक दामों पर बेचते थे। जबकि आगे देखा जाए तो उन्होंने इनका उद्देश्य यह भी था कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, कि उन्होंने राजनीति को भी प्रभावित किया था। इसके साथ देखा जाए कि पर्सिबल स्पीयर ने इसी व्यवस्था को, यानी कि वाणिज्यिक पूंजीवाद को, उन्होंने कहा कि यह ब्रिटिशों की भारत में खुली और बेशर्म लूट है। तो याद रखिएगा, खुली और बेशर्म लूट की उन्होंने संज्ञा दी पर्सिबल स्पीयर ने। इसके बाद देखते हैं हुआ क्या, कि इससे हुआ क्या भारत में कि भारतीय हस्तकला जो उद्योग था वह विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक जो पूंजीवाद था यह शोषण का दूसरा चरण था। इसमें क्या होता था कि जब वह कोई वस्तु जब ब्रिटेन से भारत आती थी तो उस पर जो टैक्स दर थी वह 3 से 5% थी। जब वह वस्तु भारत से ब्रिटेन जाती थी तो उस पर 10% निर्यात कर लगाया जाता था। इससे हुआ क्या कि भारत में इनकी कपड़ा, बर्तन, कागज़, चीनी, लोहा, कांच उद्योग नष्ट हो जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक जो लाभ था वह कहीं ना कहीं ब्रिटिशों को मिल रहा था, जबकि भारतीयों को हानि हो रही थी। तीसरा जो पूंजीवाद की बात की जाए उससे पहले हमें कुछ इसके विकास देखने हैं। औद्योगिक पूंजीवाद में क्या विकास हुआ कि ब्रिटिशों ने रेलवे का विकास किया, क्योंकि वह जब वस्तुओं को ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो रेलवे का विकास किया। नई शिक्षा व्यवस्था का भारत में आगमन हुआ, और राष्ट्रवादी भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि जो भारतीय थे अब उन्हें पता चल गया था कि जो ब्रिटिश हैं वह किस तरह से भारत से धन व वस्तुओं को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता का विकास हो गया था। जबकि तीसरा पूंजीवाद को देखा जाए तो जैसे वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, और जबकि इसी चरण में भारत में बैंकों का विकास हुआ। इसके बाद जिसमें नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है भू राजस्व व्यवस्था। तो याद रखिएगा भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएँ थीं, वह प्रचलित थीं, जिसमें पहली व्यवस्था का नाम है स्थायी बंदोबस्त। देखते हैं स्थायी बंदोबस्त को। तो यह जो स्थायी बंदोबस्त था वह 19% भूमि पर लागू था। राज्य कौन से थे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक। इस व्यवस्था में होता क्या था, तो याद रखिएगा जैसे मान लीजिए किसान और कंपनी के मध्य जो मीडिएटर होता था वह कौन होता था? जमींदार। किसान कंपनी के मध्य मीडिएटर कौन होता था? जमींदार होता था। इनके किसान से ये टैक्स वसूल करके ये कंपनी में जमा करता था जमींदार। आगे चल के क्या हुआ कि 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि स्थायी कर दिया, जो टैक्स थे उन्हें स्थायी कर दिया। इसी वजह से इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। स्थायी बंदोबस्त को कुछ अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इस्तेमारी, जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हुआ क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि जो भी जमींदार टैक्स जमा कराएगा वह 11वां भाग अपने पास रखे और 89वां भाग कंपनी को जमा कराए। इसे ही स्थायी बंदोबस्त कहा गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रमुख भूमि सुधार, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह जो व्यवस्था थी 51% भूमि पर लागू थी, जबकि प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? मुंबई, मद्रास, असम। प्रमुख क्षेत्र थे मुंबई, मद्रास, असम। इस व्यवस्था में जमींदार को समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा जमींदार
कौन से भू राजस्व व्यवस्था में था, तो स्थायी बंदोबस्त में था। लेकिन हुआ क्या, इसमें किसान और कंपनी के बीच में, किसान और कंपनी के बीच में जो जमींदार था उसे समाप्त कर दिया जाता है। अब क्या हुआ कि जो किसान था वह सीधा कंपनी में पैसे जमा कर सकता था, इनकी टैक्स जमा कर सकता था। इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। जबकि देखा जाए 1792 में मद्रास में के 12 महल जिले में कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। लेकिन जब मुनरो मद्रास के गवर्नर बनते हैं तो उन्होंने संपूर्ण मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। इसके बाद देखते हैं तीसरी प्रमुख व्यवस्था, जैसे महलबाड़ी के नाम से जानते हैं। और महलबाड़ी व्यवस्था में याद रखिएगा 1819 में हाल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। 30% भूमि पर लागू थी। प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। इस व्यवस्था में देखा जाए तो याद रखिएगा कि जो किसान और कंपनी के मध्य, किसान कंपनी के मध्य जो मीडिएटर था वह है गांव का मुखिया। इनकी अब जो टैक्स वसूल करेगा उसकी जिम्मेदारी थी गांव के मुखिया की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रमुख सिद्धांत, जिसका नाम है धन निकासी का सिद्धांत। तो धन निकासी का जो सिद्धांत है उसका वर्णन उन्होंने दादा भाई नेहरू ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड वेस्टेज रूल इन इंडिया में किया है। जबकि धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र कौन थे, अमृत बाजार पत्रिका और तिलक की मराठा। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि यह अमृत बाजार पत्रिका है किसके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि जो दादा भाई नेहरू जी थे इन्होंने धन निकासी के जो सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा भी दी थी। जबकि देखा जाए कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकृति मिल जाती है। जबकि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किताब लिखी थी वह रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी जाती है। राष्ट्रीय आय का प्रथम बार आकलन किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर BKB.R. राव के द्वारा भारत में आकलन किया गया है। जबकि देखा जाए भारत में प्रचलित प्रमुख जो उद्योग हैं उनको देखते हैं। सर्वप्रथम देखा जाए सूती वस्त्र जो कारखाना था 1818 में, देखा जाए कब, 1818 में फोर्ट ग्लिस्टर कलकत्ता में खोला गया, लेकिन ये असफल रहता है। दूसरा प्रमुख कारखाना सूती वस्त्रों का जो खोला गया 1853 में मुंबई में, लेकिन ये सफल रहा था। कागज़ का कारखाना 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में खोला गया। चीनी उद्योग 1840 में बेतिया बिहार में स्थापित किया गया। सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया। जूट कारखाना 1855 में रिंसरा पश्चिम बंगाल में ओपन किया गया। लोहा इस्पात कारखाना 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ऊनी वस्त्र कारखाना 1876 में कानपुर। कृत्रिम रेशा कारखाना 1920 में, ये कब स्थापित हुआ था, 1920 में। एल्यूमिनियम 1937 में JK नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो यही जो आज का टॉपिक था इसे समाप्त कर लिया गया है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।